ओके, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन देख रहे थे सेक्रेटल प्रैक्टिस चैप्टर 9। ओके, एक दो बच्चों को डाउट आया रहेगा, सर डायरेक्ट 9 चैप्टर, बीच में के चैप्टर्स क्या हो गया? होमवर्क। सर मजाक कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली यार, टेंशन मत लो। सीक्वेंस मेरे तरफ छोड़ दो, वो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पूरा सिलेबस कवर होगा। सिर्फ सीक्वेंस मेरे पे छोड़ दो, मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में रहने दो, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देख रहे थे कि डिपॉजिटरी सिस्टम। तो बेसिकली अपन ने देखा था कि डिपॉजिटरी सिस्टम कैसा है कि पहले फिजिकल था। ओके, तो फिजिकल के अंदर मतलब मार्केट के अंदर कुछ प्रॉब्लम थे, रिस्क था कि तुम्हारे चोरी हो सकता है शेयर सर्टिफिकेट, या वो टॉन हो सकता है, या कोई उसकी फोर्जरी कर सकता है। डुप्लीकेट बनाने के लिए भी खर्चे थे, क्योंकि एक आध बार अगर खराब हो गया तो तुम डुप्लीकेट मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें टाइम जाएगा, खर्चा होगा। अलॉटमेंट करते को टाइम लगता है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन को टाइम लगता है, बैड डिलीवरीज होती है, तो ये सब अपने को प्रॉब्लम थे। फिर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिकल आया। तो मैंने ये भी बताया था कि फिजिकल मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, हिस्ट्री बताया ना थोड़ी बहुत। यस, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। तो डिपॉजिटरी सिस्टम ये किसके जैसे? बैंक के जैसा। जैसा बैंक में टॉप पे क्या होता है? आरबीआई। तो वैसा यहाँ पे क्या होता है? डिपॉजिटरी। बैंक के आरबीआई के नीचे बैंक्स, तो इसके नीचे क्या होता है? डिपॉजिटरी गुड पार्टिसिपेंट्स। तो वहाँ पे उसके नीचे ब्रांचेस होते हैं, इनके भी ब्रांचेस होते हैं। उसके बाद कस्टमर कस्टमर, वहाँ पे बैंक अकाउंट होता है, यहाँ पे डीमैट अकाउंट होता है। वहाँ पे क्या होता है? पैसे सेफ होते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटीज सेफ होते हैं। बस और कुछ भी नहीं। और सिक्योरिटीज मतलब क्या क्या चीजें आती है? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, और भी आते हैं। फिलहाल तुम्हारे हिसाब से ये तीन चीजें रहने दो। तो डिपॉजिटरी सिस्टम, तो बेनिफिट्स है बहुत सारे। तो बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर क्या बोला था अपन ने? सी, नाना गोइंग टू यूएसए। सी, सेफ्टी, सेफ रहेंगे। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, रिस्क नहीं रहेंगे। ट्रांसफर ऑफ, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फटाक से 2 मिनट में ट्रांसफर होता है आजकल। नाना का एन था नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स। पहले जो फिजिकल मार्केट था ना, उसको 1000 क्वांटिटी में या 100 के क्वांटिटी में तुमको बाइंग एंड सेलिंग करनी पड़ती थी, तो उसको बोलते थे इवन लॉट। ऑड लॉट मतलब अभी तुम बोल रहे हो कि मुझे 100 नहीं 50 चाहिए, तो उसको ऑड लॉट बोलते हैं। फिर था नॉमिनेशन फैसिलिटी। तुम चाहे तो तुम्हारे मरने के बाद किसको शेयर्स जाने चाहिए ये पहले से बोल सकते हो, तो दैट इज नाउ अवेलेबल सिस्टम। नाना गोइंग टू यूएसए का यू, यू स्टैंड फॉर अपडेट्स एंड इंटीमेशंस। तुमको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, डिपॉजिटरी से, कंपनी से जैसे ट्रांजैक्शन हो गया एसएमएस आते रहेंगे। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, बैंक को तुम दे के लोन ले सकते हो। ए ऑटोमेटिक क्रेडिट, बोनस हो, राइट इशू हो, डिविडेंड्स हो, मर्जर एक्विजिशंस हो, इस सब के केस में ऑटोमेटिक तुम्हारा क्रेडिट होता है अकाउंट। कंपनी को क्या क्या है? अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, कंपनी को समझेगा अपने शेयर होल्डर्स कौन कौन है। रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफिट्स, वो पहले उनको ये सब कंडक्ट करने के लिए ट्रांसफर पेपर्स, मैं ये भी बोला था, इवन शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना है, टाटा मोटर्स का एक शेयर 80 रुपए का है, उसको भेजने के लिए 40 रुपए खर्चा। इट्स अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। बेटर इन्वेस्टर एंड कंपनी रिलेशनशिप, इन्वेस्टर के कुछ भी प्रॉब्लम हो कंपनी अभी फटाक से सॉल्व कर सकते, तो इन्वेस्टर को भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, बैठे बैठे काम करना है तो आउट ऑफ इंडिया से भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, तो 4 लोगों से डिपॉजिटरी सिस्टम बनता है। कौन से 4 लोगों से डिपॉजिटरी सिस्टम बनता है? डिपॉजिटरी, डीपी, बीओ, इशूअर कंपनी। जिस कंपनी के बेचने हैं उसको इश्योर कंपनी। कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक में? डिपॉजिटरी कर रहा है। तो डिपॉजिटरी के और इन्वेस्टर के बीच में आता है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी के बारे में अपन सब देख लिए, दो है बड़े बड़े डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, सीडीएसएल। कंपनी के फॉर्मेट में होते हैं, उनको 4 लोगों के रूल्स फॉलो करने हैं। सेबी, उनके कंपनी के बायलॉज, बायलॉज मतलब मैंने क्या बोला? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कंपनी से इन सबको उनको फॉलो करना है। फिर अपन आए थे डीपी, डीपी मतलब उसका चेला, डिपॉजिटरी का चेला, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हाँ, तो वो उसका चेला है। तो उस चेले का काम क्या है? लिंक बनाए रखना, किसके बीच में? डीपी एंड सॉरी, डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में का लिंक बनाए रखना, ये इसका काम है। स्मूथ फंक्शनिंग का ये काम करेगा। तो ये डीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन मतलब मैंने वर्ड का मतलब समझाया था, आज उसका डिटेल में भी देखेंगे। फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक को डीमटेरियलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल को रीमटेरियलाइजेशन, आर ई, ये सब देखे थे कल। तो ये यहाँ से अपना भी आज का सेशन चालू होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन।
इट क्रेडिट्स द सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ राइट इशू, बोनस इशू, ईटीसी। तो बोनस इशू एंड राइट इशू के टाइम पे देखो, डिपॉजिटरी हर एक अकाउंट के अंदर करोड़ों इन्वेस्टर होते, करोड़ों लोगों के अंदर क्रेडिट करने का काम करेगी क्या? नहीं। तो क्या करेगी? डिपॉजिटरी अपनी डीपीज को, उनके गिने चुने कुछ 50-60 लोग रहेंगे, इतने रहेंगे, तो 50-60 लोगों को बोलेगी भाई तू तेरा, ये तू तेरा। अभी वो डीपी अपने अपने इन्वेस्टर्स के अकाउंट में कर देगा। देखो इमेजिन करो, से तुम पतंजलि टूथपेस्ट यूज करते हो, ठीक है, पतंजलि। अभी पतंजलि टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर करता है, अभी ये तुम सपोज यूज कर, तुम्हारे तक वो डिलीवरी देंगे क्या? नहीं। वो क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरर टू जाता है होलसेलर, होलसेलर टू जाता है रिटेलर, रिटेलर टू जाता है कस्टमर। ये चेन है, समझ में आ रहा है क्या? ये प्रॉपर चेन। ये क्यों नहीं होता डायरेक्ट कस्टमर तक? सर उनके लिए क्या मजाक कर रहे क्या? उनके लिए बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन ही है, ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए बहुत बड़ा है और मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी है, तो इट इज नॉट फीजिबल। तो ये फीजिबल तरीका नहीं है। तो पतंजलि के लिए सबसे बेस्ट क्या है? होलसेलर को दे दो, बड़े बड़े बड़े, तो ये उनको लैक्स ऑफ क्वांटिटीज में देंगे। होलसेलर रिटेलर को हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटीज में देंगे, रिटेलर कस्टमर को वन वन क्वांटिटी करके देंगे। तो ये प्रॉपर फ्लो होता है, तो ये मैनेजेबल है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को फिर सिर्फ होलसेलर को ध्यान देना है, होलसेलर को ध्यान दिया उनका काम होगा तब, होलसेलर को सिर्फ रिटेलर्स पे ध्यान देना है और रिटेलर को सिर्फ कस्टमर तक ध्यान देना है। तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग वाला सिस्टम जो था, तो ये नया कहाँ पे है? तो ये तो ट्रेडिशनली बहुत पहले से चलते आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज ऑल गोइंग फ्रॉम पास्ट। हाँ, तो आज की तारीख में मैन्युफैक्चरर मतलब डिपॉजिटरी, उसके नीचे होलसेलर मतलब डीपी, डीपी के नीचे उसका ब्रांच, ब्रांच के नीचे कस्टमर। तो यही तो सिस्टम है। तो देखो डिपॉजिटरी डायरेक्ट कस्टमर के साथ नहीं करेगा क्योंकि करोड़ों इन्वेस्टर्स है, तो उतना डेटा रखना मुश्किल है और मैनेजमेंट भी मुश्किल है। तो वो सिर्फ डीपी को ध्यान देगा, डीपी ब्रांचेस पे ध्यान देंगी, ब्रांचेस कस्टमर पे ध्यान देंगे। तो ये सिस्टम प्रॉपरली चलता है, मैनेजेबल है। इट हैंडल्स द ट्रांसफर ऑफ पे आउट्स लाइक डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो जो भी राइट इशू, बोनस इशू, डिविडेंड वगैरह ये सब अगेन डिपॉजिटरी डीपी को बोलेगा, डीपी ब्रांचेस को बोलेंगे, ब्रांचेस कस्टमर तक। अल्टीमेटली तुमको आने तक का प्रॉब्लम मतलब तुम तो आना चाहिए, वो तुम तक ऑटोमेटिक आ जाता है। इट सेटल्स द ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली, ये सब ऑनलाइन हो जाता है आज के तारीख में, देखने की भी जरूरत नहीं है। फॉलोइंग कैन वर्क एज ए डीपी। कौन कौन डीपी बन सकता है? इतने लोग डीपी बन सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, अप्रूवल ऑफ अप्रूव्ड फॉरेन बैंक्स, फॉरेनर्स भी डीपी बोल के काम कर सकते। कस्टडियन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द ऑपरेशन ऑफ असेट्स एंड फंड्स। कस्टडियन मतलब ट्रस्टी, बेसिकली कस्टडियन इज नथिंग बट सिमिलर टू, ऑलमोस्ट सिमिलर टू ट्रस्टी। स्टॉक ब्रोकर्स मतलब पहले के जमाने में फिजिकली जो ब्रोकर्स थे, यही काम ब्रोकर का भी था, तो सब तब उस जमाने में उसको ब्रोकर बोलते थे, अभी उसको डीपी, उसका नामकरण चेंज हो गया, नाउ इट इज कॉल्ड एज डीपी भाई, पहले उनको ब्रोकर्स बोलते थे, ठीक है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, क्लियरिंग हाउस, कल मैंने बोला था ना ट्रांजैक्शन कैसे सेटल, फर्स्ट लेक्चर में बोला रहेगा। क्लियरिंग हाउस, यहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है, वहां पे रिक्वेस्ट जाती है, फिर मैच होती है, हाँ, तो वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसे कंपनी जो बैंकिंग का काम कर रहे पर बैंक्स नहीं है। रजिस्ट्रेशन टू द इशूअर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, तो ये लोग बेसिकली पहले के जमाने के ब्रोकर का काम कर सकते हैं। पहले इनको ही ब्रोकर बोला जाता था, अभी डीपी बोला जाता है। और ये इनके देखो, ये कोई भी ऐसे छोटे लोग नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, तो पैसे वाले लोग बन सकते हैं क्योंकि रिस्क ज्यादा है, तो पैसे की बैकिंग अप होनी चाहिए। द डीपी मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज फॉर ईच इन्वेस्टर, तो वो डीपी हर एक का अकाउंट रखता है। देखो आरबीआई मेरा अकाउंट नहीं मेंटेन करेगी, आरबीआई बोली मुझे काम धंधा नहीं है यार उसका अकाउंट में मेंटेन करूं, अंबानी का नहीं कर रहा तो मेरा ऑब्वियसली यार मेरा क्यों करेगा, नहीं करेगा। तो ये कैसे ऑपरेट होता है? हाँ, ऑपरेशन ऐसा चलता है कि आरबीआई संभालेंगे बैंक्स को, आरबीआई के पास एसबीआई का अकाउंट रहेगा, आईसीआईसीआई का अकाउंट रहेगा, वो उतना देखेंगे।
एसबीआई के पास मेरा अकाउंट है तो वो एसबीआई मेरा अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो डीपी मेरा अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। आरबीआई के पास मेरा अकाउंट नहीं है, मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तो मेरे डेबिट क्रेडिट कितने आए गए पैसे गए वो सब का सब चीज़ा किसके पास मेंटेन्ड है, ये सब के सब चीजें डीपी के पास मेंटेन्ड है। द डीपी हैज अ यूनिक नंबर ऑफ फॉर आइडेंटिफिकेशन, डीपी हैज अ यूनिक नंबर ऑफ, तो डीपी के पास एक यूनिक नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा। जैसा कि मैं ICICI बैंक में अकाउंट ओपन करता हूँ तो मुझे एक अकाउंट नंबर देंगे वो लोग, से इमेजिन करो द अकाउंट नंबर इज 146601389, ऐसा कुछ तो उन्होंने अकाउंट नंबर दिया, तो ये मेरा अकाउंट नंबर किसी और के साथ मैच बिल्कुल नहीं होगा, ये अकाउंट नंबर यूनिक है, मेरा अकाउंट नंबर किसी के साथ मैच नहीं होगा। तो ये मेरा अकाउंट है कस्टमर का ICICI, तो ICICI जब आरबीआई के पास ओपन करती है तो आरबीआई भी ICICI को कुछ अकाउंट नंबर देती रहेगी ना, ऑब्वियस। तो वैसा ही, तो जैसा आरबीआई ICICI को अकाउंट नंबर देती है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अकाउंट नंबर नहीं देगा क्या, देगा ना, तो वो उनका अकाउंट नंबर है, जैसा कस्टमर को अकाउंट नंबर दिया वैसा इनको अकाउंट नंबर दिया। हाँ, द बेनिफिशियल ओनर, द बीओ इज द इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटीज, हाँ, द बीओ इज द इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटीज हु हैज अवेल्ड द सर्विस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो ये अल्टीमेट कस्टमर है, बीओ इज अल्टीमेट कस्टमर, जहां पे अपन बैंक अकाउंट होल्डर बोल रहे थे यहाँ पे इन्वेस्टर है। द बीओ इज इन्वेस्टर of securities who has availed the services of depository participant, BO is entitled to all rights, सभी rights उनके पास है, benefits and subject to the all liabilities with respect to the securities held by the depository, तो depository के पास के जितने भी securities है वो सब उनके पास held है। तो मतलब क्या होता है, मैंने परचेस किया तो ये सब चीजें मेरे पास राइट्स आएंगे शेयर्स के, मेरे पास लाइबिलिटीज भी रहेंगे, ये सब चीजें मेरे रहेंगे, पर मेरे बिहाफ पे डीपी मेंटेन करता है। बेसिकली मैं आरबीआई के पास अकाउंट ओपन नहीं कर सकता ना, तो उस हिसाब से मैंने बैंक अकाउंट के साथ ओपन किया, तो मैं डीपी के साथ ओपन, पर है पैसे मेरे डिजिटली, तो वैसे शेयर्स मेरे ही है पर वो उनके पास है। द बीओ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपी, ऑब्वियसली क्लाइंट है, कस्टमर है। द बीओ क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, जैसा बैंक अकाउंट होता है तो शेयर्स के लिए कौन सा अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट। विद द डीपी विद इलेक्ट्रॉनिकल होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बीओ हैज टू पे चार्जेस टू द डीपी फॉर अवेलिंग द सर्विसेज फ्रॉम डीपी, कोई भी फुकट में काम करेगा क्या, नहीं, वो पैसे लेंगे उस चीज के, तो सालाना कुछ 2-3 हजार रुपए ऐसे चार्जेस होते हैं, सिंपल होते, तुमको देने पड़ेंगे। बीओ इज गिवन ए यूनिक अकाउंट नंबर इन विच सिक्योरिटीज आर हेल्ड, तो एक यूनिक अकाउंट नंबर होगा, तो जैसा बैंक अकाउंट नंबर होता है, जैसा ICICI का मैंने अभी ऊपर बोला ये बैंक अकाउंट नंबर, तो ये यहाँ पे अकाउंट है डीमैट अकाउंट नंबर, तो ICICI का भी अकाउंट देखो, आरबीआई ICICI को अकाउंट नंबर देगी, ICICI मुझे देगी, तो वैसे डिपॉजिटरी डीपी को अकाउंट नंबर देगा, डीपी मुझे अकाउंट नंबर देगा, और ये यूनिक ही रहना बहुत जरूरी है, अकाउंट नंबर मैच नहीं हो सकते किसी के भी, यूनिक क्यों सर, अगर सेम अकाउंट नंबर रहेंगे तो मैं बाय करूंगा, सपोज दिनेश सर और मेरा सेम अकाउंट नंबर है, बाय मैं करूंगा दिनेश सर को मिलेंगे, सेल दिनेश करेंगे पैसे मुझे, हाँ, वाह कितनी अच्छी बात है, दिनेश सर सेल करना पैसे मुझे मिलना, हाँ, तो ऐसे हो सकते हैं लफड़े, अकाउंट नंबर सेम है तो नहीं, अकाउंट नंबर सेम नहीं रह सकते हैं, ठीक है, वो यूनिक ही रहना जरूरी है। इश्यूअर कंपनी, इट मीन्स द कंपनी विच हैज इश्यूड द सिक्योरिटीज विच आर डीमेटलाइज्ड, इश्यूअर कंपनी मतलब जिस कंपनी के शेयर्स के बारे में सब कुछ चल रहा है तब से माथाफोड़ी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज उनके शेयर देंगी डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी उसको कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रॉनिकल को, तो उसको जैसे ही बाय किया फिर वो देंगे डीपी को, डीपी मुझे, तो ये चारों लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो रिलायंस कंपनी इज बेसिकली इश्यूअर कंपनी, और मैंने कंपनी को बाय किया, मैं बेनिफिशियल ओनर, तो रिलायंस कंपनी को सपोज CDSL को दिया तो CDSL विल बिकम अ डिपॉजिटरी, और CDSL ने उसको दिया शेर खान को, तो शेर खान विल बिकम डीपी, समझ में आ रहा है, हाँ, तो सेम एज बैंकिंग ये एक चैनल है, और क्या है, कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम, कौन से वर्ड्स हैं, ये गधे लोग हैं, पूरा चैप्टर खत्म होने का अभी बता रहे, तो ठीक है जो भी है, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताए थे अभी कल के लेक्चर में, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन बताया था ना, हाँ, तो वही अपन अभी कंटिन्यू करेंगे।
थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो डीमटेरियलाइजेशन, डी मतलब मैंने क्या बोला, डी डी डी, हाँ इसका मतलब मैंने बोला था फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, और री का मतलब बोला था इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल। देखो अभी भी वही बोलेंगे लोग। डीमैट is a process whereby client can get physical certificate converted into electronic। हो गया क्या, physical to electronic। The client has to surrender the certificate along with the demat request from DRF। देखो मेरे पास फिजिकल शेयर्स है, तो मुझे वो शेयर इलेक्ट्रॉनिकल करके होना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिकल करो, एप्लीकेशन भेजा, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक आ जाएंगे और मेरे पास फिजिकल डबल। ओ महान, कंपनी पागल नहीं है, कंपनी बोलेगी तुम्हारे पास के फिजिकल मुझे भेजो, तुम्हारे फिजिकल मेरे पास जब आएंगे तब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिकल दूंगा। एक्सचेंज, देवान घेवान, इट्स अ बार्टर। तुम फिजिकल दो, हम इलेक्ट्रॉनिकल देंगे, सिंपल। तो तुमको एक फॉर्म में एप्लीकेशन में भरना है कि प्लीज हमको इलेक्ट्रॉनिकल करके दो, ये लो फिजिकल, हमको नहीं होना फिजिकल फॉर्म, और एक एप्लीकेशन देके उनको दे दो, तो वो तुमको फिर इलेक्ट्रॉनिकल दे देंगे। सरेंडर, सुरिंदर नहीं है ये, सुरिंदर नहीं, सरेंडर। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, बोलते कुछ है लिखते कुछ है। देखो अगर ये इंडियन है सुरिंदर, क्या प्रॉब्लम है, ये फॉरेन लोग हैं, इसको सरेंडर बोलते हैं, तो ठीक है, वी विल आल्सो कॉल इट सरेंडर। सरेंडर मतलब सबमिट कर देना, ठीक है। तो यू हैव टू सुरिंदर, सॉरी यू हैव टू सरेंडर द शेयर्स। तो तुम्हारे जो भी फिजिकल फॉर्मेट के शेयर है वो कंपनी को सुरिंदर, सरेंडर कर दो। द डीपी फॉरवर्ड दीज टू द डिपॉजिटरी हु इज इन टर्न फॉरवर्ड टू द इशुअर। तो मैं, मेरा कांटेक्ट किसी के साथ नहीं, मेरे पास डीपी है तो मैं डीपी को दूंगा, डीपी डिपॉजिटरी को देंगे, और वो इशूअर कंपनी को भी बोलेंगे कि डीपी बोलेगा प्रोसीजर नीचे पढ़ने वाले हैं, फिर भी अभी मैं डीपी को दूंगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉनिकल करा के दे, तो डीपी कंपनी को बोलता है भाई तुम्हारा कस्टमर आया मेरे पास, वो बोलता है इलेक्ट्रॉनिकल करा के दो, तो कंपनी बोलती ठीक है ना करा ना, तो डिपॉजिटरी को बोलो, तो डिपॉजिटरी बोलती ठीक है कन्वर्ट करके दे दूंगी। तो दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस। तो कंपनी, डीपी, चारों लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और अल्टीमेटली मुझे इलेक्ट्रॉनिकल मिल, प्रोसीजर नीचे देख लेंगे। आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम इश्यूअर द डिपॉजिटर विल गेट द सिक्योरिटीज इन अ डीमैट अकाउंट। तो तुमको इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाएंगे। बेसिकली हैपेंस लाइक कि 10 रुपए की नोट में बैंक में, बैंक डीपी, बैंक जैसा था डीपी था, मैं कस्टमर, बैंक का कस्टमर, तो मैं बैंक 10 रुपए की नोट बैंक में लेके जाऊंगा, तो ये 10 शेयर्स में डीपी के पास लेके जाऊंगा। बैंक क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी, डीपी क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। पर यहाँ पे बैंक खुद डिपॉजिट कर लेता था, यहाँ पे डीपी डिपॉजिटरी को बोलता है डिपॉजिट करने को। तो डिपॉजिटरी जैसे डिपॉजिट करके डीपी को बोलेगा ये ले बैलेंस, और डीपी मुझे बोलेगा ये ले बैलेंस, तो ये इलेक्ट्रॉनिकल हो गया। इट इज वेरी वेरी सिंपल एज दैट कि आई एम डिपॉजिटिंग अ मनी। तो पैसे डिपॉजिट करते समय डिपॉजिट बैंक में, कभी बैंक में गए क्या पैसे डिपॉजिट करें, तो डिपॉजिट रिसीट भरते, तो वही सही यहाँ पे डीआरएफ, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, एक फॉर्म भरना है, और 10 रुपए की नोट देते कि नहीं साथ में डिपॉजिट करने के लिए, तो देंगे। तो वैसा ही यहाँ पे शेयर्स दो, डिपॉजिट करो, कुछ भी अलग नहीं है, इट इज सेम एज बैंक। बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पे शेयर डिपॉजिट करो, और वो तुम्हारे अकाउंट में टिडिंग क्रेडिट का मैसेज डालेंगे, यहाँ पे भी टिडिंग क्रेडिट का मैसेज डालेंगे कि तुमको शेयर्स मिल चुके हैं। रीमटेरियलाइजेशन, विथड्रॉवल, ये डिपॉजिट है, तो ये विथड्रॉल है। पैसे जैसे बैंक में से विथड्रॉ करते तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में से डेबिट हो जाए टिडिंग, और तुम्हारे को फिजिकल में मिलते, तो वैसे ही तुम शेयर्स भी कर सकते हो। किसी को सर क्यों करना, शादी वगैरह में तुम बैंक अकाउंट से, तेरा बैंक अकाउंट नंबर दे, ट्रांसफर 200 रुपया टिडिंग, शादी का गिफ्ट, गाउटीगिरी चल रही है क्या, तो वो एनवेलप में देते ना फिजिकली फॉर्मेट में, क्योंकि प्रथा है। तो वैसे ही सपोज मुझे बर्थडे पे, मेरे बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, हाँ, तो से मुझे मेरे भाई को गिफ्ट देना है बर्थडे पे, रिलायंस के शेयर्स 10 शेयर्स, तो मैं बोल रहा हूँ कि तेरा अकाउंट नंबर में मुझे भेजना है, तो अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं क्या करूंगा, कंपनी को बोलूंगा फिजिकल शेयर्स दो मुझे, तो कंपनी भेज देगी, तो मैं उसको एकदम गिफ्ट रैप करके मेरे भाई को दे सकता हूँ। यस, फिजिकली गिफ्ट देने के लिए, किसी की इच्छा हो गई तो फिजिकली तो देने का तो दे सकता है। It's a process whereby client gets a electronical holding of securities converted into physical, electronic to physical। इच्छा हो गई, the client has to give a return request in the RRF, remat request form। विड्रॉल की स्लिप भरते हो ना बैंक में, वैसा ही।
द डीपी फॉरवर्ड्स द आरआरएफ टू द इश्यूअर एंड डिपॉजिटरी। तो मैं किसको कांटेक्ट करूंगा? विड्रॉ करने के लिए बैंक के पास जाऊंगा, मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं तो बैंक के पास जाऊंगा, तो बैंक मुझे निकाल के देगी, तो यहाँ पे मैं डीपी के पास जाऊंगा, तो डीपी डिपॉजिटरी को फोन लगाता है, इनो बोल रहा है कि इसको शेयर चाहिए, तो ठीक है कंपनी को कांटेक्ट करो, कंपनी बोलती है ठीक है तो दे दो इसको। द इशूअर कंपनी प्रिंट्स द सर्टिफिकेट एंड सेंड टू द क्लाइंट एंड साइमल्टेनियसली कंफर्म द एक्सेप्टेंस ऑफ रीमैट to the depository. The depository via DP debits the account of the client and those securities. तो how it operates कि फिर वो कंपनी को बोलता है, कंपनी प्रिंट करके भेज देती है, तो डिपॉजिटरी बोलती है ठीक है तुम्हारे अकाउंट में डेबिट होगा और तुमको फिजिकल शेयर्स मिल जाए। जैसे तुम बैंक में जैसे विड्रॉ स्लिप भरते हो, दे देते हो, तो तुम्हारे अकाउंट को डेबिट होता है, तुम्हारे हाथ में कैश आती है तो वहाँ पे डेबिट होता है और यहाँ पे शेयर्स आते हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ पे बैंक में वो फटाक से होता है क्योंकि इनका रेडी होता है, यहाँ पे फटाक से नहीं होता, इसको 2-3 दिन लग सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो समझा ना। ये डिपॉजिट करने जैसे अपने पैसे इलेक्ट्रॉनिक करना और रीमटेरियलाइजेशन अपने पैसे फिजिकल में ले लेना। फंजिबिलिटी, नाउ व्हाट इज फंजिबिलिटी? हाँ, in financial terms fungibility means a state which interchangeable, some financial assets are fungible and some are not fungible. Okay, now what? फंजिबिलिटी मुझे समझाना है तो एग्जाम्पल ध्यान में रखो। ओके, से मैं घर से BCA जा रहा था, तो बीच का रास्ता मैंने ऑटो से बोला कि ऑटो वाले भैया मुझे ले चलो, तो ऑटो वाला बोला ठीक है नो प्रॉब्लम। ऑटो में मैं गया तो ऑटो वाले ने बोला 20 रुपए दो, तो ऑटो वाले भैया को मैंने 20 रुपए दिए। वो बोला कि नोट फट गई है तो तुम मुझे दूसरी दो। तो फटे वाली नोट चलती है क्या? नहीं चलती है, तो मुझे दूसरी नोट देनी पड़ेगी। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो सपोज डिजिटल जमाना है, मैं ऑटो से गया, उसने बोला कि 20 रुपए दो, तो मैंने क्या किया, भैया आपके पास पेटीएम है क्या? तो उसने हाँ बोला है, तो ऐसा QR कोड एक होता है, नहीं तो उसका फोन नंबर मांगा, मैंने स्कैन किया, उसको पैसे दे दिए 20 रुपए, पेटीएम करो, पेटीएम कर दिया। नहीं तो फोन पे नहीं तो गूगल पे, जो भी है एक ऑनलाइन ट्रांसफर करा, जैसे उसका अकाउंट को आ गया 20 रुपए क्रेडिटेड, तो वो बोल रहा है कि ये फटी वाली, अरे क्या मजा, कान के नीचे दूंगा मैं। गूगल पे फोन पे से फटे वाले नोट आते क्या? वो इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें फटा टूटा कुटा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो 20 रुपए की नोट मेरे पास वाली और तुम्हारे पास वाली अलग होती है, और वो दिखने में भी अलग होती है, नंबर भी अलग होता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो फट सकती है। इलेक्ट्रॉनिकल नोट फट नहीं सकती। मेरे 20 रुपए 20 इलेक्ट्रॉनिकल के और तुम्हारे 20 रुपए इलेक्ट्रॉनिकल के अलग अलग प्रूफ नहीं कर सकते। जैसा ये 20 रुपए की नोट और दूसरी 20 रुपए की नोट अलग अलग, कहां उसके ऊपर नंबर होता है ना, तो वो नंबर होता है, तो उसके जैसे वो अलग अलग होता है, तो वो प्रूफ करना इजी है। फिजिकल चीजें एक दूसरे से मैं प्रूफ कर सकता हूं कि ये अलग है क्योंकि उसके ऊपर एक नंबर होता है। समझ में आ रहा है? तो दैट इज फंजिबिलिटी। और एक चीज फंजिबिलिटी में आती है, तो फंजिबिलिटी में मैं 10-10 रुपए के 2 नोट दूं, 5-5 रुपए के 1 नोट दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, से तुम्हारे पास आधा ही एकड़ लैंड है, आधा एकड़ का लैंड है, और तुमने मुझे दिया, तो मैंने बोला ये लो, इसके बदले में आधी एकड़ की लैंड ले लो। है आधी एकड़ की लैंड है, पर जगह के हिसाब से रोड टच है नहीं है, पानी है नहीं है, सब चीजें मैटर करती है। आधी एकड़ की लैंड दूसरी आधी एकड़ की लैंड सेम होती है क्या? नहीं, दे आर नॉट फंजीबल, दे आर नॉट सेम। इलेक्ट्रॉनिकली मैंने सपोज फोन पे से 20 रुपए भेजे, तुमने मुझे गूगल पे से 20 रुपए भेजे, सर वो गूगल पे वाले 20 है, ये फोन पे पागल है क्या? दोनों के दोनों 20 रुपए सेम है, मतलब वो फंजीबल है। लैंड इज नॉट फंजीबल, क्योंकि ये आधे एकड़ की लैंड और उसके आधे एकड़ की लैंड दोनों सेम
नहीं है, दे आर नॉट फंजिबल। फिजिकली वो अलग अलग होता है, आधी एकड़ ईच लैंड है पर वो अलग अलग है। 20 रुपए की नोट है, नंबर अलग हो सकता है, फटी हो सकती है, तो अलग अलग है। तो इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ सेम होता है। 20 रुपए फोन पे के हो, गूगल पे के हो, पेटीएम के हो, सब सेम है। किसी के ऊपर भी नोट का नंबर नहीं रहता है, मैं प्रूफ नहीं कर सकता कि ये इसके है वो उसके है। समझ में आ रहा है क्या? फंजिबिलिटी मतलब आइडेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिकली आइडेंटिफिकेशन इवोपरेट हो जाती है, मिटाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिकली मैं ये प्रूफ ही नहीं कर सकता हूँ। क्या नहीं प्रूफ कर रहे हो? अरे इलेक्ट्रॉनिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। ओके, हाँ, तो दैट इज फंजिबल। फंजिबल मतलब प्रूफ नहीं कर सकते कि ये एक दूसरे से अलग अलग है। हाँ, मीन्स तो यहाँ पे क्या बोला देखेंगे। फंजिबिलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल, ट्रांसफरेबल। सम फाइनेंशियल एसेट्स आर फंजिबल एंड सम आर नॉट। कुछ कुछ इजीली ट्रांसफर हो सकते, कुछ कुछ इजीली नहीं हो सकते। लैंड इज नॉट फंजिबल, आधे करके लैंड दो और मैं तुमको आधे करके, नो इट इज नॉट। every unit of land is unique and quality and odds and reduces its values। तो उसमें हर एक लैंड एक दूसरे से अलग है, तो मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ। 20 रुपए की नोट मैं 10 रुपए के कड़क कड़क, 20 रुपए की एक कड़क नोट 10 रुपए के 2 कड़क नोट के साथ एक्सचेंज आराम से कर सकता हूँ। या फिर 20 रुपए की नॉर्मल नोट 10 रुपए के कड़क नोट के साथ भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरचेंजेबल है। करेंसी नोट्स इज फंजिबल as there is no difference between the two currency notes and same value। से फॉर एग्जाम्पल मुझे रिलायंस का शेयर आया आईपीओ में और मैंने अतुल सर को भेजा 5 शेयर्स और मेरे पास ओरिजिनल है। अभी दिनेश सर को अतुल सर बेच रहे 5, मेरे पास येरावर सर ने दिए वाले हैं और मैं दिनेश सर को बोल रहा हूँ मेरे पास ओरिजिनल है। तो शेयर्स होते हैं, मेरे पास आईपीओ से आया है, दिनेश अतुल सर के पास सेकंड हैंड आया, डजंट मैटर एट ऑल, दे आर इलेक्ट्रॉनिक नाउ। वो कितने पुराने हैं डजंट मैटर, ओरिजिनल। आरबीआई से मेरे पास नोट आए और मुझे किसी और से आए, फर्क नहीं है, उसकी वैल्यू सेम है। तो करेंसी नोट्स आर फंजिबल, नो डिफरेंस बिटवीन द टू करेंसी नोट्स ऑफ द सेम वैल्यू। सिमिलरली securities issued by same company of the same class have the same value no matter how who owns it। देखो अतुल सर बेचे मैं बेचू, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। द सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म आर फंजीबल, दे आर नॉट फंजीबल, सबकी वैल्यू सेम है, फटी कुटी कड़क नरम कुछ नहीं होता है। दे आर इंटरचेंजेबल, सब्सटीट्यूटेबल एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से नहीं होते। जैसे फोन पे के मनी गूगल पे से मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता हूँ। सिक्योरिटीज बियर नो नोटेबल फीचर्स लाइक डिस्टिंक्टिव नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और फोलियो नंबर, उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकल में नंबर कहाँ से आया यार? फिजिकल 20 रुपए के नोट के ऊपर तो एटलीस्ट नंबर तो है, यहाँ पे नंबर भी नहीं रहता है। ठीक है, तो फंजिबल मतलब इंटरचेंजेबल। तो कौन सी चीजें याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंजेबल एंड नो डिस्टिंक्टिव नंबर, उसके ऊपर नंबर भी नहीं है और वो आराम से चेंज हो सकता है। मतलब समझा क्या फंजिबिलिटी? ये डेफिनेशंस आएंगे तुमको एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। फंजिबल मतलब एक तो चेंज हो सकता है आराम से और उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है। लैंड तो उसके ऊपर नंबर कहाँ पे, पर वो चेंजेबल नहीं है ना बच्चा। हाँ, तो 20 रुपए के नोट के ऊपर नंबर होता है, 10 रुपए के नोट के ऊपर भी नंबर होता है, पर वो चेंजेबल है। बेसिकली इट शुड बी चेंजेबल, और नंबर और इलेक्ट्रॉनिक रहा तो नंबर नहीं रहेगा, तो ऐसी चीज है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ISIN, तुम्हारा खुद का आधार कार्ड है? यस है सर, आधार कार्ड से समझ में आता कि तुम कौन है। यस मैं इंडियन हूं, तो मेरे को एक नंबर दिया है। हाँ, तो इंटरनेशनल लेवल पे कितने कंपनी, इंडिया के अंदर 7-8 हजार कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है, मैक्सिमम 10,000 कंपनी लिस्टेड है। वर्ल्ड लेवल पे कितने कंपनीज लिस्टेड है? बहुत। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये मुझे समझ में आता है, अमेरिका वाले को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समझेगा क्या? नहीं। कंप्यूटर का समझेगा क्या? नहीं। देखो रिलायंस इंडिया में कॉपीराइटेड है, यूएसए में कॉपीराइटेड नहीं है, यूएसए में भी रिलायंस हो सकता है, तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंपनी को एक नंबर, नामकरण, पंजीकरण किया जाता है।
जैसा आधार कार्ड मुझे लेना जरूरी है इंडिया में, तो वैसा ही इंटरनेशनल लेवल का आधार कार्ड है ये कंपनी का आधार कार्ड है, कंपनी के शेयर्स का आधार कार्ड है, कंपनी के शेयर्स का आधार कार्ड, कंपनी के शेयर्स का आधार, तो ऐसा होता है पता नहीं यार, आधार कार्ड। It is code that uniquely identifies a specific security issue. यूनिकली जैसे आधार कार्ड एक यूनिक नंबर होता है, यस यहाँ पे भी एक यूनिक नंबर है। ISIN in any country are allocated by country's NNA नेशनल नंबरिंग एजेंसी। तो उनके कंपनी, हर कंट्री का अपना अपना एक नंबरिंग एजेंसी रहेगा, वो हर एक नंबर देंगे, पर पूरे इन वर्ल्ड में रिलायंस का और फेसबुक का नंबर सेम नहीं हो सकता। पैटर्न सेम है, अपन पैटर्न कल के लेक्चर में देखेंगे थोड़ी देर में, तो कल के लेक्चर में तो इंटरनेशनल लेवल पे वो नंबरिंग सिस्टम होती है। तो ये एनएनए कौन है इंडिया में? इंडिया में एनएनए ना देखो, सेबी काम करता है तो एनएसडीएल, सेबी काम करेगा, नेशनल नंबरिंग एजेंसी, तो सेबी एनएसडीएल को बोलेगा कि कौन सी सिक्योरिटी को नंबर देना चाहिए। और गवर्नमेंट के लिए आरबीआई काम करता है, गवर्नमेंट के लिए आरबीआई आईएसआईएन नंबर्स देगा उनके उनके सिक्योरिटीज के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट कोई कंपनी है, सपोज हिंदुस्तान सॉरी बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो उनके लिए आरबीआई, बाकी सबके लिए सेबी नंबर। और ये नंबरिंग सिस्टम कहाँ से अप्रूव्ड है? आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नंबरिंग सिस्टम अप्रूव्ड है। कोई भी ऐरा गैरा उठ के नंबरिंग नहीं दे रहा है, आईएसओ नंबरिंग दे रहा है। वो नंबरिंग कैसे होता है? 12 डिजिट का होता है, जैसे अपन ने ऊपर 2 मिनट पहले बोला था। द कंपनी हैज टू अप्लाई विद आईएसआईएन टू सिक्योरिटीज विद अ डॉक्यूमेंट लाइक प्रोस्पेक्टस। तो देने के पहले, क्योंकि लिस्ट होने के बाद उसको नंबर देना जरूरी है, लिस्टिंग के पहले ही नंबर रेडी होना चाहिए, क्योंकि लिस्ट होते ही, जैसा से फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइप करके बाय करूंगा, पर कंप्यूटर को रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं समझेगा, कोई रिलायंस का स्पेलिंग गलत डाल सकता है, कोई आरआईएल बोलेगा, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोलेगा, हर एक जन अपने अपने हिसाब से बोलेगा, तो कंप्यूटर को नहीं समझता है, तो कंप्यूटर को सिर्फ नंबर समझता है, तो कंप्यूटर नंबर से जानता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो वो नंबर क्या है? ये 12 डिजिट नंबर है। कैसा फॉर्म होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। तो बेसिकली हर कंपनी को एक नंबर होता है और उसको आईएसआईएन बोलते हैं। ठीक है, आई गेस विल स्टॉप इट हियर फॉर द डे। और चैप्टर में क्या क्या है? ओके, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन छोड़ दो, फिर 3-4 प्रोसीजर्स है एंड आई गेस दैट्स इट, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट 1-2 लेक्चर बचे। चलो विल स्टॉप इट हियर।